हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी आईएएस अकेडमी। एज़ यू नो हमारी साइंस की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में हमने दो टॉपिक्स जो हैं एमपीपीएससी प्री के अकॉर्डिंग जो है कवर कर लिए हैं। पहला हमारा सेल का सेशन था और दूसरा हमारा ब्लड का यानी रक्त का सेशन था। अब आज का जो सेशन है इसकी अगर मैं बात करूं तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसकी खोज की अगर हम बात करें तो इसकी खोज की गई थी विलियम हार्वे के द्वारा सन 1628 में। अब रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है, रक्त परिसंचरण तंत्र जो है, ये मुख्यतः 3 अवयवों को मिलाकर बनता है, यानी 3 कंपोनेंट से ये बनता है, जो कि है, मैं समझता हूं आप जानते ही हैं, हृदय, रुधिर नलिकाएं ब्लड वेसल और रुधिर यानी ब्लड। सर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल। अब देखिए रुधिर परिसंचरण मतलब कि अगर मैं समझता हूं कि आपको पता ही होगा कि हमारे शरीर में क्या होता है, लास्ट सेशन में हमने समझा जो रक्त है वो पूरे शरीर में क्या होता है, दौड़ता रहता है। अब ये रक्त अगर दौड़ रहा है तो इसको दौड़ाने वाला कोई ना कोई क्या होगा, निश्चित तौर पे सिस्टम होगा, तंत्र होगा। तो वो जो सिस्टम है, वो जो तंत्र है, उसी की बात हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो देखिए जैसा कि अगर मैं बात करूं सेंटर में, तो सेंटर में क्या होता है, हृदय होता है, हार्ट होता है। अब ये जो हृदय है, हार्ट है, ये एक प्रकार का क्या है, पंप है। पंप है मतलब सर, तो समझेंगे पंप यानी मोटर। क्या करती है, मोटर जो है पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाती है। तो उसी तरह से समझिए हमारे शरीर में जो हृदय है वो क्या करता है भाई, रक्त को ऊपर चढ़ाने का काम करता है। सर इसका मतलब जो शरीर में नीचे रक्त जा रहा है वो तो अपने आप ही चला जाता होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आज के सेशन में आप समझोगे कि रक्त नीचे पहुंचाना हो या ऊपर पहुंचाना हो, दोनों में ही किसकी जरूरत पड़ती है, एक पंप की जरूरत पड़ती है, जिसका काम कौन करता है, हमारा हृदय यानी हार्ट करता है। अब हार्ट जो है किसको पंप कर रहा है, तो निश्चित तौर पे आप कहेंगे सर रक्त यानी ब्लड को ही क्या कर रहा है, ये पंप कर रहा है। अब ब्लड को, रक्त को अगर ये पंप कर रहा है तो मुझे बताइए हम क्या हैं, तो हम जो है सबसे विकसित जीव है। हमारे शरीर में जो रक्त है वो ऐसे ही हर कहीं बिखर के नहीं चलता है। ये रक्त जो है हमारे शरीर में स्पेशल नलिकाएं होती हैं, स्पेशल वेसल्स होती हैं, उनके अंदर जो है ये रक्त चलता है। तो इसी से आ गई क्या, ब्लड वेसल। और अभी आपने समझा ब्लड वेसल में क्या चल रहा है, रक्त चल रहा है। तो परिसंचरण तंत्र में हम इन तीनों चीजों का अध्ययन करेंगे, हृदय, रुधिर नलिकाएं और रुधिर। ठीक है, मैं समझता हूं ये बात आपको समझ में आ गई। अब जो रुधिर है, ब्लड है, उसके बारे में तो हमारा जो लास्ट सेशन था उसमें हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब इस सेशन में हमें हृदय और रुधिर नलिकाएं, इन 2 चीजों के बारे में डिस्कशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रुधिर नलिकाएं यानी ब्लड वेसल्स को। अब रुधिर नलिकाएं, ब्लड वेसल की मैं बात करूं तो आई गेस आप सभी जानते होंगे कि ये होती हैं आर्टरी, इसके अलावा वेन्स यानी शिरा और कैपिलरी यानी कि हमारी केशिकाएं। ठीक है, अब इनके बारे में समझता हूं आप सबने सुना है, पर जैसा कि मुझे लगता है सर बड़ा कंफ्यूजन होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, धमनी हृदय से रुधिर को शरीर ले जाती है, भाई शरीर के विभिन्न अंगों तक जो है रक्त ले जाती है। शिराएं जो है शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय की ओर वापस लौटाती है। भाई शिराओं में सामान्यतः प्योर ब्लड रहता है। फुफ्फुसी धमनी में, पुल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त रहता है। फुफ्फुसी शुरा में ऑक्सीजन रहता है, वगैरह 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 वगैरह। मैं समझता हूँ ये सारी जो है बड़ी ही कंफ्यूजिंग बातें होती है, जिनमें आपका दिमाग क्या हो जाता है, चक्रघन्नी की तरह घूम जाता है। और कैपिलरी की बात करें तो उसमें फिर एक और रामायण की धमनी पतली पतली शाखायुक्त केशिकाएं जो रहती हैं उनमें विभाजित होती है। ये केशिकाएं पुनः मिलकर क्या करती हैं, शिराएं बनाती है। तो ये सब बातें बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो इसको आसानी से अगर हमें समझना है तो उसके लिए मैं आपको एक रामबाण देता हूँ।
ये डायग्राम मैं अगले 3 से 4 मिनट में आपको एक्सप्लेन करूंगा, और जैसे ये डायग्राम आपको एक्सप्लेन होगा आपको पल्मोनरी आर्टरी, वेन वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा, शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, धमनी, शिरा, केशिका सब क्लियर हो जाएगा। तो 3 से 4 मिनट इस डायग्राम को ध्यान से समझिए। अब इसको हम बड़ी प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। जैसे मुझे बताइए, आपके शरीर में सेल को क्या चाहिए? भाई आपके शरीर के जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन आप कैसे दीजिएगा? तो पहले आप सांस लीजिएगा। सांस जैसे ही आप लेंगे तो ये सांस कहाँ आएगी? ये सांस जो है आपके फेफड़ों में आएगी, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर फेफड़े नहीं लगे हैं, पर मान लीजिए ये क्या है? फेफड़ा है, ठीक है। तो सांस कहाँ आएंगी? आपके फेफड़े पे आएगी। अब सांस आपके फेफड़े पे आ गई, ठीक है। अब फेफड़े से ये सांस कहाँ जाएगी? तो समझिएगा भाई फेफड़े में तो क्या होता है? ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, पर फेफड़ा पंप नहीं है। पंप कौन है भाई? हार्ट है। तो फेफड़े से ये सांस कहाँ जाएगी? देखिए मेरा हाथ देखिए, फेफड़े से ये सांस कहाँ जाएगी? हार्ट में जाएगी। अब हार्ट के अंदर अलिंद, निलय, चार कोष्ठ होते हैं वगैरह, ये हम आगे समझेंगे। अभी समझिए हार्ट में जाने के बाद ये कहाँ जाएगी? ये ऊपर की तरफ जाएगी। अब ऊपर की तरफ क्यों जाएगी? तो समझिएगा ये हार्ट क्या है? पंप है। तो पंप है तो ये क्या करेगा? बाहर की ओर धक्का देगा। अब धक्का देकर ये बाहर की ओर गई। अब बाहर की ओर ये गई तो किस में गई? ये आर्टरी में गई। अब एक चीज समझिए, अगर आपने किसी चीज को जोरों से धक्का दिया है तो भाई सीधी बात है, उसको झेलने के लिए क्या होना पड़ेगा? आपको थोड़ा वजनदार होना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर आर्टरी होगी, यानी धमनी होगी, जो क्या होती है? मोटी होती है। सर मतलब अभी समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब ये धमनी में क्या हो रहा है? आर्टरी में चल रहा है। अब मुझे एक बात बताइए भाई, फेफड़े के अंदर क्या होता है? सर ऑक्सीजन होती है। अगर हम बाहर से कुछ लेते हैं तो ऑक्सीजन होती है। तो ये यहां पर क्या चलेगा? यहां पर क्या चलेगा? ऑक्सीजन चलेगी, O2 चलेगी। अब ऑक्सीजन शुद्ध रक्त होगा, अशुद्ध रक्त होगा? बिल्कुल ऑक्सीजन जो है शुद्ध रक्त होगा। तो आप कह सकते हैं धमनी में सामान्यतः क्या चलता है? शुद्ध रक्त जो है चलता है। अब धमनी कहां आ गई? तो देखेंगे धमनी जो है वो कहां आ जाएगी? इधर। अब ये क्या है? ये आपके शरीर का ऑर्गन है। ये क्या है? ये आपके शरीर का कोई सा ऑर्गन है, अंग है, किसी को भी मान लीजिए, किडनी वगैरह, सबको रक्त देना पड़ता है ना भाई। तो आपके शरीर के जो अंग है, मैं लिख देता हूं, आपके शरीर के जो अंग है, अब वो क्या करेंगे? वो भाई ऑक्सीजन लेंगे। अब ऑक्सीजन लेंगे और क्या छोड़ेंगे? CO2 छोड़ेंगे। अब समझेंगा असल में ये जो धमनी है ये यहां पर क्या हो जाएगी? बट जाएगी। धमनी यहां क्या हो जाएगी? बट जाएगी। किस में बटेगी? केशिका में। सर ऐसा क्यों? समझिए ये आपकी किडनी है। अब किडनी जो है उसमें अगर आप समझिए बहुत सारे अनगिनत सेल्स हैं, सभी कोशिकाओं को आपको क्या देना है? ऑक्सीजन देना है। अब सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन देना है तो एक अकेली धमनी तो दे नहीं पाएगी, तो इसलिए आप क्या करोगे? कई सारी धमनियों में बांट दोगे। तो ये जब कई सारी में बढ़ जाती है तो इसे क्या कहते हैं? केशिका कहते हैं। अब इन्होंने क्या करा? ऑक्सीजन दिया। अब ऑक्सीजन देने के बाद ये लोग क्या देंगे वापस? भाई निश्चित तौर पे ये लोग जो है CO2 देंगे। भाई सेल क्या छोड़ते हैं? हमने अपने प्रीवियस सेशन से पढ़ा है, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो वापस से अब क्या करेंगी? फिर से जो केशिकाएं हैं वो मिल जाएंगी और मिलकर क्या करेंगी? ये जो CO2 छोड़ा है उसको लेके जाएंगी। अब ये लेके किस में जाएंगी? शिराओं में जाएगी। अब किताबों में लिखा होता है कि शिराएं कैसी होती हैं? शिराएं जो हैं पतली होती हैं, ठीक है। जो हमारी वेन्स हैं, शिराएं हैं, वो कैसी होती हैं? पतली होती हैं और उसमें अशुद्ध रक्त जो है, CO2 जो है वो चलता है। तो बड़ी आसान सी बात हो गई कि यहां पर ये सब मिलकर क्या कर रही है? चला रही हैं। अब पतली क्यों है? समझिए, किसी चीज को आपने धक्का दिया तो धक्का देने पे क्या होगा? बहुत ज्यादा प्रेशर झेलना है, तो इसलिए आर्टरी क्या होती है? मोटी होती है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा प्रेशर झेलना है। और आर्टरी में क्या होता है? प्रेशर होता है, क्योंकि यहां से क्या करा गया है? रक्त को बड़ी तेजी से क्या दिया गया? धक्का दिया गया है। आई गेस ये बात आपको समझ में आ गई। पर जब वो शिराओं तक पहुंचती है, मतलब कहां से? ये केशिकाओं में बटना, फिर केशिकाओं से मिलना, तो शिराओं तक पहुंचकर वो क्या हो जाती है? पतली हो जाती है। अब जब वो पतली हो जाती है, पतली मतलब जो प्रेशर है उसका क्या हो जाता है? कम हो जाता है।
अब प्रेशर कम है, तो प्रेशर कम है तो झेलना क्या है, आसान है। अब जब झेलना आसान है तो शिरा क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। भाई ऑक्सीजन दे दिया शरीर के अंगों को, CO2 ले लिया, इसलिए शिरा में क्या बहेगा, CO2 बहेगा, अशुद्ध रक्त बहेगा। सर ये बात तो समझ आ गई। अब ये शिरा कहाँ जाएगी, ये शिरा जो है ये कहाँ जाएगी, फिर से ये दिल के पास जाएगी, ठीक है। अब सर ऐसा क्यों, तो समझेगा भाई CO2 कहाँ पहुंचाना पड़ेगा, ऑक्सीजन लिया और नाक से क्या छोड़ा आपने, CO2 छोड़ा, तो CO2 छोड़ा तो CO2 वापस आ रहा है ना, तो ये जो CO2 है ये वापस कहाँ पहुंचाना है, फेफड़े में पहुंचाना है। तो जब फेफड़े में पहुंचाना है तो कौन पहुंचाएगा, पंप पहुंचाएगा। पंप कौन है, हृदय है, हार्ट है। तो पंप का काम हृदय हार्ट क्या करेगा, ये बकायदा इसको फेफड़े तक पहुंचाएगा। तो अब फेफड़े तक ये पहुंचा रहा है, समझेगा। बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि आर्टरी कहाँ जाती है वगैरह, तो समझिए एक लाइन में क्लियर करता हूं। हृदय से जो दूर जाए, हृदय से जो दूर जाए वो आर्टरी होए, और जो हृदय के पास आए वो वेन शिरा होए। हृदय से जो दूर जाए वो प्रेशर लेकर जाए, प्रेशर केवल आर्टरी झेल पाए। हृदय के जो पास आए वो कम प्रेशर से आए, और कम प्रेशर में पतली पतली शिरा आए। इसलिए निश्चित तौर पे ये क्या है, ये वाली क्या है, आर्टरी है, यानी धमनी है, क्योंकि ये क्या हो रही है, ये दूर जा रही है। अब मुझे बताइए इसमें रक्त कौन सा था, इसमें रक्त शुद्ध था कि अशुद्ध था। तो आप कहेंगे सर CO2 चल रहा था, तो ये रक्त क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। आर्टरी हो गई, CO2 हो गई, आर्टरी क्या होती है, मोटी होती है थोड़ी। अब पर मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा कम होगा, तो सर इधर वाला जो प्रेशर था, ये देखिए मार्क कर रहा हूं, इस वाले प्रेशर से क्या होगा, कम होगा। पर एक कंफ्यूजन है, इस आर्टरी में रक्त कैसा है, सर CO2 है, अशुद्ध रक्त है। हमने तो पढ़ा था आर्टरी में रक्त कैसा होता है, शुद्ध होता है। अब CO2 है, अशुद्ध रक्त है, थोड़ी अलग बात हो गई। तो इसलिए इसको क्या करा, इसको एक अलग नाम दे दिया, पल्मोनरी आर्टरी, यानी फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, स्टोरी फॉर्म में याद करेंगे, सारा डेटा याद हो जाएगा। एक एक करके याद करने की कोशिश करेंगे, ना आप याद कर पाएंगे और ना मैं करा पाऊंगा। तो MPPSC प्री के लिए मैं मानता हूं कि ये जो मेंस में हम जिस तरीके से डायग्राम याद कराते हैं, वही तरीके से आप प्री में भी डायग्राम याद कर लीजिए। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, फुफ्फुसी धमनी में शुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त है, फुफ्फुसी धमनी जो है कहां से कहां जो है लेके जाती है रक्त को, भाई जो हृदय है उससे निकलने वाली आर्टरी होती है, वेन होती है, वगैरह वगैरह सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब पुल्मोनरी आर्टरी ये कहां गई, भाई निश्चित बात है ये कहां गई, ये फेफड़े में गई। तो देखिए इधर ये नंबर 1 हो गया, नंबर 1 के बाद ये हृदय में आकर ये नंबर 2 हो गया, इधर ये बाहर नंबर 3 हो गया, इधर ये नंबर बाहर की तरफ 4 हो गया, फिर ये इधर नंबर ऊपर की तरफ में इधर क्या हो गया, ये नंबर 5 हो गया। अब पल्मोनरी आर्टरी कहां गई, तो फेफड़े में गई। ये फेफड़ा नहीं है, समझाने के लिए मैं इसको फेफड़ा बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये कहां गई, फेफड़े में गई। अब फेफड़े में जाने के बाद CO2 दे दिया और वापस से क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। अब ऑक्सीजन लेकर कहां जा रही है, हृदय के पास। अब याद करिए मैंने अभी समझाया था, हृदय के पास कौन जाता है, हृदय के पास शिरा जाती है। शिरा कैसी होती है, पतली होती है, पर यह शिरा क्या है, स्पेशल है। क्यों स्पेशल है, इसमें ऑक्सीजन चल रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, पल्मोनरी वेन। ठीक है, स्पेशल शिरा का नाम क्या दे दिया, पल्मोनरी वेन। अब मैंने आपको इस स्लाइड में हृदय को छोड़कर सब कुछ क्लियर कर दिया कि हृदय के अंदर क्या क्या होता है। अब देखिए, अब ये स्लाइड आपके सामने जो है, इसका आप स्क्रीनशॉट भले ले सकते हैं और बकायदा आप एक एक डेटा जो है चेक कर सकते हैं, प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त वगैरह वगैरह। किसी भी चीज को समझने में मैं समझता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये स्लाइड देखिए, ये केशिका की कैपिलरीज की क्या है, स्लाइड है। अब इसमें भी मैं समझता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि क्या होता है, भाई जो केशिकाओं में क्या होती है, धमनियां जो है वो केशिकाओं में बढ़ जाती हैं। ये देखिए, केशिकाओं में बंटने के बाद ये क्या करती हैं, हमारे जो टिश्यूज हैं उनको क्या करती हैं, ऑक्सीजन देती हैं, और ऑक्सीजन देने के बाद उनसे वेस्ट प्रोडक्ट यानी CO2 जो लेती हैं, और वापस से यही केशिकाएं पुनः मिलकर क्या बनती है, शिरा बन जाती है। अब ये डायग्राम कहाँ का है, तो ये डायग्राम इस नीचे वाले हिस्से का है।
मतलब एक अकेले डायग्राम से आपको धमनी, शिरा, केशिका तीनों क्लियर हो गई और जो हृदय है वो भी क्लियर हो जाएगा। बस इसी में आपको थोड़ा सा डेटा और जोड़ना होगा, तो उससे आपके जो एमपीपीएससी प्री है उसके लिए जो और क्वेश्चंस बनते हैं वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जैसे हृदय क्या होता है, तो ये 4 कोष्ठीय पेशी अंग है, मतलब इसमें 4 कंपार्टमेंट होते हैं। देख सकते हैं आप इस डायग्राम में, देखिए जरा। हृदय में अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 4 कंपार्टमेंट जो है होते हैं। सर ऐसा क्यों? तो देखिए मानव जो है वो सबसे ज्यादा विकसित जीव है। अगर हम बात करें मानव से नीचे के स्तर के जीवों की, तो देखिए अगर आप जैसे जब आप किंगडम पढ़ेंगे तो किंगडम में आप 11 फाइलम पढ़ेंगे, तो 11 में कोर्डेटा यानी कशेरुकी वाले जो सबसे विकसित जीव होते हैं उनमें सबसे पहले आती है मछली। मछली सबसे पहले आती है, इसलिए उसके हृदय में कितने कमरे हैं? 2 कमरे हैं। मछली के बाद आते हैं सरीसर्प और उभयचर, इनमें कितने कमरे होते हैं? सरीसर्प मतलब सर रेप्टाइल, उभयचर मतलब अम्फीबियन, इनमें कितने कमरे होते हैं? 3 कमरे होते हैं। और मनुष्य और पक्षी ये उस फाइलम में चौथे और 5वें नंबर में आते हैं, इसलिए इनमें कितने कमरे होते हैं? 4 कमरे होते हैं। भाई पक्षी भी मानव की तरह बहुत ज्यादा विकसित जीव हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे हृदय का वजन कितना होता है? तो एग्जाम्स में प्री में पूछा जाता है, याद कर लीजिए, लगभग 300 ग्राम जो है वजन होता है। सर हृदय का नियंत्रण कौन करता है? तो हृदय का नियंत्रण मेडुला ओब्लंगाटा करता है। सर ये क्या होता है? तो देखिए जब हम ब्रेन पढ़ेंगे, मस्तिष्क पढ़ेंगे, तब हम मेडुला ओब्लंगाटा के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए हम बस इसको याद कर लेते हैं। तो आप कहेंगे सर ये मेंशन ही क्यों किया? क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं और जब मैं मेडुला समझाऊंगा तब आपको इतने अच्छे से ध्यान नहीं रहेगा, ठीक है, तो इसलिए यहां पर मेंशन करा है। अब इसके बाद अब एक चीज समझिए, हमारे हृदय में एक्चुअली होता क्या है। अगर हम बात करें हमारे हृदय की, तो असल में हमारा हृदय क्या होता है, ये देखिए इस स्लाइड को, हमारा हृदय ऐसा होता है। ये हृदय क्या होता है भाई, फैलता है और फैलने के अलावा सिकुड़ता है। मतलब हृदय में क्या होता है, ध्यान से मेरा हाथ देखिए, ये हृदय जो है ये अंदर की ओर सिकुड़ता है और बाहर की ओर इस तरीके से फैलता है, मतलब यूं सिकुड़ता फैलता है हृदय हमारा, ठीक है। पर एक सवाल उठता है कि आखिर कौन है जो हृदय को क्या करता है, इस तरीके से फैलाने का या सिकुड़ने का काम करता है। तो इसके लिए समझिए हमारे पूरे शरीर में, जैसे मैं बोल रहा हूं या मेरे हाथ हिल रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? तो इसकी वजह है मेरे शरीर में दौड़ने वाला विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। तो उसी तरह से हमारे दिल में भी क्या होता है, हमारे हृदय में भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है चलता है। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है कौन चलाता है? तो ये तो मैं आपको समझा ही चुका हूं, मेडुला ओब्लंगाटा। पर ये हृदय में इलेक्ट्रिकल इंपल्स का पॉइंट क्या होता है? ये होता है साइनो एट्रियल नोड। ऐसे सर कुछ समझ नहीं आ रहा, तो समझेगा पेसमेकर का नाम सुना है आपने? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सुना है। अगर हृदय काम करना बंद कर दे तो हृदय की जगह पेसमेकर लगा दिया जाता है, तो ऐसा गलत है, ऐसा नहीं होता है। असल में ये जो SA नोड है इसी को क्या बोलते हैं? इसी को पेसमेकर बोलते हैं। असल में जब हृदय काम करना बंद कर देता है, इसका मतलब होता है हृदय जो है वो धड़कना बंद हो गया है, मतलब वो सिकुड़ना और फैलना क्या हो गया, बंद हो गया है। ऐसा तब होता है जब SA नोड, साइनो एट्रियल नोड काम करना बंद कर देता है। और जब ये काम करना बंद कर देता है तो जो विद्युत आवेश हमारे शरीर में चलने चाहिए हृदय में, वो विद्युत आवेश नहीं चलती है। देखिए ये विद्युत आवेश, जैसे मैं हाथ चला रहा हूं ये वैसे चलते हैं, और जब ये आते हैं तो इससे क्या होता है, हृदय जो है अंदर की तरफ सिकुड़ता है और फिर उसका उल्टा बाहर की ओर क्या होता है, फैलता है, ठीक है। अब ये ऐसे नोड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई हृदय में विद्युत आवेश किससे आता है, तो SA नोड से आता है, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए अब इसके बाद, अब मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट बड़े घबरा जाते हैं जब हृदय में भाई रक्त कहाँ कैसे जाता है पूछा जाता है, और वो ये पूरा डायग्राम जो है याद करते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं तो एट्रियम जो है, एट्रियम का मतलब होता है अलिंद, ठीक है। अलिंद मतलब ऊपर के 2 कंपार्टमेंट, और वेंट्रिकल का मतलब होता है निलय, निलय मतलब नीचे के 2 कंपार्टमेंट। मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूं, ये डायग्राम को मैं बांट देता हूं, देखिए जरा। इसमें ये जो ऊपर के कंपार्टमेंट्स हैं ये क्या है, ये अलिंद है यानी एट्रियम है,
और नीचे के कंपार्टमेंट क्या है, ये वेंट्रिकल है यानी कि निलय है, ठीक है। तो इस डायग्राम को आपको याद ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो भले ही यहां से आप बता सकते हैं, पर अब याद कैसे करेंगे। तो याद करने के लिए आपको मेरा वो वाला डायग्राम देखना है जिसमें मैंने आपको अभी समझाया था सब कुछ। ये देखिए जो डायग्राम समझाया था ये भी उसके जैसा ही डायग्राम है, बस ये थोड़ा सा बेहतर है क्योंकि इसमें आपको क्या मिल गया, इसमें आपको फेफड़े भी मिल गए और हार्ट का ओरिजिनल डायग्राम भी मिल गया, ठीक है। अब होता क्या है समझिए, आपने अभी समझा ऊपर से क्या होता है, रक्त आता है, ऊपर से रक्त आता है तो समझिए ऊपर से जब रक्त आएगा तो वो ऊपर के हिस्से में आएगा, तो ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है, अलिंद। अलिंद में रक्त आया। सर समझा कह रहे हैं आप, मैं हृदय की क्रियाविधि समझा रहा हूं ताकि उससे जुड़ा भी अगर कोई क्वेश्चन आए ऑब्जेक्टिव तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर ले। अब ये अलिंद में आया, अलिंद में आने के बाद ये कहां जाएगा, नीचे की तरफ निलय में जाएगा। क्यों जाएगा, तो समझिए हृदय क्या होता है, हृदय फैलता है और सिकुड़ता है। तो जब हृदय फैलता है तब अलिंद में क्या आता है, अलिंद में रक्त आता है, और जब सिकुड़ता है तो ये क्या होता है, ये अलिंद से कहां जाता है, समझिएगा जब हृदय फैलता है तो रक्त जो है वो अलिंद से होकर कहां जाता है, निलय में जाता है, और जब सिकुड़ता है हृदय तो समझिएगा हृदय क्या होगा, सिकुड़ रहा है, तो ये निलय कैसे क्या होगा, निलय से रक्त भम करके बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, फिका जाएगा। निलय से रक्त क्या होगा, बाहर की तरफ फिका जाएगा। फिका के आपको पता ही है कहां जाएगा, पूरे शरीर में घूमेगा। शरीर में घूमने के बाद शिराओं में वापस आएगा। शिराओं में वापस कहां आएगा, तो इधर आएगा। अब ये क्या है, फिर से क्या है, अलिंद है। अब अलिंद से कहां जाएगा, निलय में जाएगा। अब अलिंद से निलय में कब जाएगा, जब हृदय क्या होगा, जब हृदय बाहर की तरफ फैलेगा तब अलिंद से निलय में जाएगा। निलय में जाने के बाद यानी वेंट्रिकल में जाने के बाद फिर से क्या होगा, धक्का लगेगा। धक्का लगेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ कहां जाएगा, आपको याद ही है, पल्मोनरी में जाएगा। अब इधर अगर हम बात करें तो दूर जा रहा है तो ये क्या होगी, पल्मोनरी आर्टरी होगी। आर्टरी से फिर फेफड़े में, फेफड़े से फिर उसके बाद पल्मोनरी वेन यानी कि शिरा में, और शिरा से वापस हृदय में, अलिंद में। मैं समझता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब आप ये वाला डायग्राम देखिए और अब इसमें आप चाहें तो देख लीजिए। सबसे पहले राइट एट्रियम, राइट एट्रियम जैसे अपन बात करें यहाँ है, राइट एट्रियम से वो कहाँ जाएगा, हमें पता है नीचे की ओर। तो ये देखिए नीचे की ओर वेंट्रिकल में गया। वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी। हमने अभी समझा था कि वो ऊपर की तरफ जाता है। पल्मोनरी से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से। पल्मोनरी आर्टरी के बाद फेफड़ों में जाएगा। फेफड़ों से कहाँ में गया, पल्मोनरी वेन लंग्स में गया। लंग्स से कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम, ये वाला लेफ्ट वाला निलय में गया। एट्रियम से कहाँ गया, फिर एट्रियम से वेंट्रिकल यानी कि लेफ्ट वाला एट्रियम मतलब अलिंद, ये वेंट्रिकल यानी कि निलय में गया। निलय से कहाँ गया, तो निलय से एओर्टा में गया। सर एओर्टा, एओर्टा मतलब ये देखिए जरा, एओर्टा का सीधा आसान भाषा में समझिए, महाधमनी, सबसे बड़ी धमनी। एग्जाम में पूछा जाता है सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, एओर्टा है, जिसको हम महाधमनी भी कहते हैं। अब ये एओर्टा सुन के इतना घबराइएगा मत, ये कुछ भी नहीं है। आपने जो डायग्राम में अभी समझा, ये वाला डायग्राम, हाँ ये एओर्टा ये वाला है कि महाधमनी से होकर कहाँ जाएगा, धमनी मतलब आर्टरी, महाधमनी से होकर कहाँ जाएगा, ये शरीर के हिस्सों में यानी कि हमारी बॉडी के अंगों तक जाएगा, ठीक है। तो एक ही चीज बहुत सिमिलर होने के कारण लोग बहरा जाते हैं या हैरान हो जाते हैं। एओर्टा से कहाँ जाएगा, हमारे शरीर में जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कहीं से भी स्टार्ट करना चाहें कर सकते हैं और पूरा का पूरा डेटा जैसा क्वेश्चन है वो लिख सकते हैं। हृदय की क्रियाविधि बोली है तो आपको पूरा का पूरा बताना चाहिए इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं समझता हूं हृदय के अंदर कैसे रक्त घूमता है ये भी आपको क्लियर हो गया, और पूरे शरीर में रक्त कैसे घूमता है आपको ये भी क्लियर हो गया। आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी में फर्क क्या होता है ये भी आपको क्लियर हो गया। अब इसके अलावा एक चीज जो मैं समझता हूं लास्ट में आपको अब आसानी समझ में आएगी कि हम सबसे विकसित जीव हैं, और कहा जाता है कि हमारे शरीर में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन मतलब अब समझिएगा, पहले समझाता तो आपको दिक्कत आती। ये देखिए एक सर्कुलेशन ये है और एक सर्कुलेशन ये है। अगर हम बात करें तो आप ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा कि नीचे वाला हिस्सा क्या है, एक सर्किट है। इस सर्किट को क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्किट बोलते हैं, और ऊपर का हिस्सा भी एक सर्किट है।
इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्किट बोलते हैं। तो ये दो सर्किट में हमारे शरीर में एक साथ काम हो रहा है, इसीलिए हमारे शरीर में क्या होता है, इंसानों में दोहरा परिसंचरण यानी डबल सर्कुलेशन होता है। सर आपने पूरा सिस्टम क्लियर कर दिया, पर अभी तक आपने वो बेसिक वर्ड नहीं लिए, सिस्टोल और डायस्टोल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, तो मैं उनके बारे में भी बात करूंगा, आप निश्चिंत रहें। तो देखिए, अगर मैं बात करूं हमारे हृदय की, तो ये क्या करता है, धड़कता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, धड़कन कहते हैं। अब एक धड़कन कैसे बनती है, तो एक धड़कन जो है हृदय के एक बार सिकुड़ने और एक बार फैलने से बनती है। धक धक, एक बार सिकुड़ना एक बार फैलना। तो एस फॉर सिकुड़ना, एस फॉर संकुचन, ठीक है, और एस फॉर सिस्टोल। उसी तरह से उल्टा इसका डायस्टोल मतलब कि फैलना, फैलना मतलब प्रकुंचन, यानी कि क्या हो गया, ये वाले में राइमिंग नहीं है तो आप किससे याद करेंगे, सिकुड़ना, संकुचन, सिस्टोल, ठीक है। तो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हमारी एक हार्ट बीट बनाते हैं, एक धड़कन बनाते हैं। इसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम बड़ा फेमस है, लब डब, ठीक है। प्यार में दिल धड़कता है ना, तो भाई लब और डब, यानी कि सिस्टोल और डायस्टोल। सर धड़कन कितनी होती है एक मिनट में, तो देखिए सामान्यतः धड़कन कितनी होती है, एक मिनट में 72 होती है। मतलब कि अगर मैं बात करूं एक सेकंड में, सॉरी, एक धड़कन जो है कितनी देर में कंप्लीट हो जाती है, एक धड़कन जो है वो 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है सामान्यतः, ठीक है। 0.8 सेकंड सर, मतलब एक सेकंड से भी कम में हमारा हृदय एक बार धड़क जाता है। हाँ जी बिल्कुल, 0.8 सेकंड में धड़क जाता है, यानी 0.8 सेकंड में एक बार हमारा सिस्टोल भी हो जाता है, एक बार डायस्टोल भी हो जाता है, एक बार सिकुड़ भी जाता है और एक बार फैल भी जाता है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर लेकिन हमने पढ़ा है कि ये धड़कन कभी 90 कभी 60 ऐसी भी होती है, तो बिल्कुल होती है। देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा दौड़ के आएंगे तो बहुत ज़्यादा दौड़ने पे क्या होगा, आपके शरीर की बहुत सारी ऊर्जा चली जाएगी। अब जब बहुत सारी ऊर्जा चली जाएगी तो आपको वापस से क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। वापस से ऊर्जा चाहिए तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अब ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे तो ज़्यादा सेल्स तक क्या होगा, ऑक्सीजन पहुंचेगी, और ज़्यादा ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचाना है तो हृदय को क्या करना पड़ेगा, बार 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 जोरों से धड़काना पड़ेगा। तो इसलिए जब हम दौड़ते हैं तो हमारी धड़कन 90-100 तक पहुंच जाती है। और कहा जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि अगले दिन आपके हाथ पैर ना दुखे, तो दौड़ते समय नाक से सांस लीजिए, मुंह से सांस छोड़िए, ताकि क्या हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा सांस ले पाएँ और अपनी धड़कन को कंट्रोल कर पाएँ और आपके शरीर में लैक्टिक एसिड जो है वो ना जमा हो। अब ये बातें हम अपने न्यूट्रिएंट पोषक तत्व के सेशन में और डिटेल में समझेंगे। और एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि एक धड़कन में कितना रक्त जो है पंप होता है, तो 70 ml रक्त जो है एक धड़कन में पंप हो जाता है। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ब्लड प्रेशर से। मैं समझता हूं हम सब ने पिक्चरों में खूब देखा है कि ये वाली मशीन लगा दी जाती है और कहा जाता है कि आपका बीपी बहुत हाई हो गया है, आपको अपने खान पान पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे ही अगर बीपी बढ़ता रहा तो एक दिन क्या होगा, आपका सिर फट जाएगा या आपकी जो धमनियां हैं, आर्टरीज हैं, वो क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी। आई गेस आप सबने ऐसा सुना होगा। तो समझिए बड़ी आसान सी बात है। असल में अगर हम बात करें तो ये बीपी कुछ भी नहीं है, बड़े आसान तरीके से मैं आपको इसको समझा देता हूँ। लोग बड़ा घबराते हैं इनको समझने में। देखिए ज़रा इस स्लाइड को, मुझे बताइए सबसे ज़्यादा प्रेशर धमनी में कब होगा। सर निश्चित तौर पे जब पूरे शरीर में क्या करना होगा भाई, रक्त भेजना होगा। इससे कम कब होगा, जब सर फेफड़ों में रक्त को भेजना होगा। भाई फेफड़े एक ही अंग में भेजना है ना। उससे कम कब होगा सर, जब फेफड़े से वापस आएगा तब उससे भी कम होगा। सबसे कम कब होगा सर, सबसे कम जब शरीर से वापस कहाँ जा रहा होगा, हार्ट में, हृदय में जा रहा होगा। तो असल में ये जो हृदय से निकल रहा है ये क्या है, ये एक प्रेशर है। तो ये प्रेशर नॉर्मली कितना होता है, 120 मिलीमीटर Hg। नॉर्मली ये प्रेशर कितना होता है, 120 मिलीमीटर Hg अधिकतम वाला। लोएस्ट वाला नॉर्मली कितना होता है, 80 मिलीमीटर Hg। अब ये मिलीमीटर Hg असल में क्या है,
तो देखिए जब आप वायुमंडलीय दाब पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो उसमें हम समझते हैं कि जो प्रेशर है उसको हम मिलीमीटर ऑफ एचजी, एचजी मतलब मर्क्यूरी, ठीक है, इसके टर्म्स में भी क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे क्या है 120 मिलीमीटर एचजी क्या है, ये ज्यादा प्रेशर है, और ये क्या है हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब से 80 मिलीमीटर एचजी जो है ज्यादा प्रेशर है। आई गेस आपको ये बात जो है क्लियर हो गई। और वायुमंडलीय दाब का आप सेशन देख लीजिएगा, तो उससे क्या होगा आपको ये बातें और ज्यादा जो है क्लियर हो जाएंगी। यूट्यूब पे वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर टाइप करके देख लीजिएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए हाई प्रेशर लो प्रेशर। अब ऑब्वियसली अगर मैं बात कर रहा हूं हाई प्रेशर लो प्रेशर की, तो मतलब 80 और 120 जो मैंने आपको बताया है उससे क्या होगा भाई, ज्यादा होगा या कम होगा, डेफिनेटली। तो देखिए एक होता है हाइपोटेंशन, हाइपो मतलब होता है कम, यानी कि निम्न रक्तदाब। हाइपर कहते हैं ना, तुम बहुत ज्यादा हाइपर हो गए हो, बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगे हो, तो ये जो हाइपर होगा ये क्या होगा, उच्च रक्तदाब। उच्च मतलब इसमें क्या होगा, जो डायस्टोल है नॉर्मली कितना होना चाहिए भाई, नॉर्मली होना चाहिए 80, तो ये 80 से बढ़कर कितना हो जाएगा 100। भाई जो सिस्टोल है नॉर्मली कितना होना चाहिए 150, तो ये क्या हो जाएगा 150, ये क्या हो जाएगा सॉरी नॉर्मली कितना होना चाहिए 120, तो ये 120 की जगह कितना हो जाएगा 150, तो ये क्या हो जाएगा हाइपरटेंशन। सर इससे फर्क क्या पड़ता है पर, तो समझिएगा आपकी जो धमनी है ये एक प्रकार का क्या है, पाइप है। अब मुझे बताइए इस पाइप के अंदर अगर पानी जो है वो बहुत जोरों के प्रेशर से बह रहा है तो क्या होगा, डेफिनेटली एक समय ऐसा आ सकता है जब वो पाइप क्या हो जाए, फट जाए। तो जब उच्च रक्तदाब होता है तो हमारी धमनी क्या हो सकती है, फट सकती है। और सोचिए अगर आपकी धमनी ही फट जाए तो क्या रक्त जो है वो शरीर में घूम पाएगा, बिल्कुल नहीं, तालाब की तरह पूरे शरीर में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो मुझे बताइए कि आपके हृदय तक रक्त पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। और जब हृदय तक रक्त नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, तो आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, हृदय का घात भी हो सकता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा अपना जो क्या कहते हैं रक्तदाब है उसे ठीक ठाक रखना चाहिए। कैसे रखें सर, अपने खान पान पे नियंत्रण रखिए, अपने आप आपका रक्तदाब जो है वो ठीक ठाक रहेगा। अब इसके लिए बहुत सारी बातें हैं जो हम फिर कभी करेंगे। तो रक्तदाब जो है ज्यादा हो तो उसमें क्या हो सकता है, हमारे हृदय की धमनी क्या हो सकती है, फट सकती है, ठीक है, जिससे हार्ट अटैक आता है। सर फिर निम्न रक्तदाब में क्या होगा, तो निम्न रक्तदाब मतलब कि समझिए जो डायस्टोल है वो 80 से घट के कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जो सिस्टोल है वो 120 से घट के कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो अगर निम्न रक्तदाब हो गया तो समझिए, बड़े आसान भाषा में समझाता हूं। एक पाइप है, पाइप में आप पानी डाल रहे हैं और पाइप से आप पानी ऊपर चढ़ाना चाह रहे हैं। अब मान लीजिए जो पाइप है उससे पानी ऊपर चढ़ ही नहीं रहा। चढ़ क्यों नहीं रहा, क्योंकि निम्न रक्तदाब है, प्रेशर कम है, तो पानी ऊपर तक पहुंच नहीं पा रहा। और मान लीजिए ऊपर पौधे रखे हैं, अब उन तक पानी ही नहीं पहुंचा, तो क्या वो पौधे जिंदा बचेंगे, बिल्कुल नहीं, वो पौधे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो उसी तरह से मान लीजिए ये आपके शरीर का एक सेल है नीचे वाला, अब यहां से रक्त चढ़ाना है और हृदय तक लाना है। अब निम्न रक्तदाब है, मतलब वो क्या होगा, वो चढ़ के ऊपर पानी नहीं आएगा, पानी यानी रक्त जो है ऊपर चढ़कर नहीं आएगा। तो ऊपर चढ़कर रक्त नहीं आएगा तो आपके हृदय को मुझे बताइए रक्त मिलेगा क्या, भाई आपके हृदय को रक्त नहीं मिलेगा। जब आपके हृदय को रक्त नहीं मिलेगा तो ये देखिए चढ़कर रक्त ऊपर नहीं आएगा और आपके हृदय को रक्त नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, निश्चित तौर पे तब क्या होगा, तब भी वही होगा, हृदयघात होगा। क्योंकि आपके शरीर की धमनियों को, आपके हृदय की धमनियों को रक्त नहीं मिल रहा है, तो वो हिस्सा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और जब वो हिस्सा खराब हो जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे भी हार्ट अटैक यानी हृदयघात ही आपको हो सकता है। तो उच्च रक्तदाब और निम्न रक्तदाब दोनों से ही हार्ट अटैक होता है, पर तरीका अलग है। उच्च रक्तदाब में धमनी फट जाती है हृदय की, निम्न रक्तदाब में हृदय तक रक्त नहीं पहुंच पाता है, इसलिए जो धमनियां हैं वो खराब हो जाती हैं। आई गेस आपको हृदयघात, हार्ट अटैक जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया है।
अब एक चीज जो मैं बताना भूल गया, एक नाम है वीना कावा, ये बोलना मैं भूल गया। तो महाधमनी मतलब एओर्टा और महाशिरा मतलब वीना कावा, ठीक है। तो वीना कावा शिरा है और धमनी जो है महाधमनी एओर्टा है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद सर हार्ट अटैक भी समझ में आ गया और ब्लड प्रेशर भी समझ में आ गया, पर सर ये हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट ये हमने किताबों में पढ़ा है हृदयघात और पूर्ण हृदरोध, इन दोनों में क्या अंतर होता है? तो समझिए, जैसा कि आपने समझा हृदयघात जो होता है ये किससे होता है? हार्ट अटैक जो है ये धमनी में रक्त कम पहुंचने और ज्यादा पहुंचने से होता है। पर जो कार्डियक अरेस्ट है वो इससे भी अलग ही काम है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या होगा? पूर्ण हृदरोध का मतलब क्या होगा? दिल क्या हो जाए? धड़कना ही बंद कर दे। दिल क्या कर दे? धड़कना ही बंद कर दे। अब मुझे बताइए दिल धड़कना कब बंद करेगा? याद करिए, हमने एक चीज समझी थी आज के सेशन में, SA नोड। अब SA नोड कहां समझा था? देखिए निकालता हूं मैं, ये देखिए, ये हमने SA नोड पढ़ा था। अगर ये SA नोड काम करना बंद कर दे तो भाई मुझे बताइए विद्युत आवेश आएगा क्या? नहीं आएगा। तो जब विद्युत आवेश ही नहीं आएगा तो क्या दिल धड़क पाएगा? नहीं धड़क पाएगा। तो ये जो विद्युत आवेश के आने के कारण, नहीं आ पाने के कारण दिल नहीं धड़क पाता है, इसको क्या बोलते हैं? कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, जिसमें दिल के ना धड़कने से जो पंप है हमारा, हार्ट है, वो खून को क्या करता है? शरीर में चलाना ही बंद कर देता है। तो क्वेश्चन आए तो क्लियर रखिएगा, विद्युत आवेश रुक जाने से कार्डियक अरेस्ट, जिसमें पेसमेकर लगाया जाता है, और हार्ट अटैक मतलब भाई उच्च रक्तदाब और निम्न रक्तदाब से होने वाला। आई गेस आपको सारे के सारे सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़े जो भी सवाल हैं उनके लिए पूरे बेसिक्स जो हैं क्लियर हो गए हैं। अब इसके आगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।